हेलो स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अंडरग्राउंड वाटर एंड कार्ट्स लैंडस्केप, यानी कि भूमिगत जल और कार्ट्स दृश्य भूमि, यानी कि भूमिगत जल द्वारा जो विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमि बनाई जाती है उसके बारे में। ठीक है। और भूमिगत जल का जो लैंडस्केप का जो सिनेरियो है, दृश्य है, वो मुख्य रूप से चुना प्रदेश चट्टानों के एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अपना चित्र में भूमिगत जल का विभिन्न प्रकार का कार्य दिखाया गया है, किस प्रकार वह सीपेज और परकोलेशन द्वारा नीचे इकट्ठा हो रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भूमिगत जल होता क्या है। ठीक है। धरातल के नीचे भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों और दरारों में जमा हुआ जल को अपन क्या कहते हैं? भूमिगत जल। ये जो जल है वो वर्षा होने से तथा हिम के पिघलने से ज़्यादातर जो जल है वो नदियों में बह के समुद्र में चला जाता है, और कुछ भाग यानी कि वर्षा वाले जल का और हिम का कुछ भाग जलवाष्प और वाष्पोत्सर्जन यानी कि एवेपोट्रांसपायरेशन के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है। और बाकी जल क्या होता है? बाकी जल अपना सीपेज के रूप में या जमीन के अंदर रिस कर, और दूसरा टपक कर परकुलेशन के रूप में अपना धरातल के नीचे इकट्ठा हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? अपना इसी को भूमिगत जल कहते हैं। और यही भूमिगत जल अपना झरनों के रूप में बाहर निकल के या धरातल पे आके जलीय चक्कर या हाइड्रोलॉजिक साइकिल का अपना हिस्सा बन जाता है, जलीय चक्र का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से है भूमिगत जल, जो कि विभिन्न प्रकार के दृश्य भूमि को भी क्या करता है? निर्मित करता है। तो ये परिभाषा थी भूमिगत जल की। अब हम जान लेते हैं कुछ चट्टानों के विशेष गुण, जो कि भूमिगत जल के अंदर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी, यानी कि चट्टानों के जो दो गुण होते हैं वो है एक तो पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। ये दोनों चट्टानों के विशेष गुण है। पोरोसिटी का मतलब है सैरंध्रता, यानी कि चट्टानों के अंदर रंध्र का होना। ठीक है। रंध्र मतलब सुराख, होल वगैरह। ठीक है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो चट्टान है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र दिखाए गए हैं। ठीक है। इन छिद्रों के अंदर जल इकट्ठा होता रहता है। ठीक है। ये इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो अपना जल को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, सोख लेती है। और इसका एग्जाम्पल जैसे बालू का पत्थर है, ठीक है, और चिक्का मिट्टी है। ये इस प्रकार की चट्टान क्या है? अपना जल को अंदर सोख लेती है। दूसरा जो उदाहरण है एंड दूसरा जो गुण है वो है परमेबिलिटी, यानी कि पारगम्यता। पारगम्य चट्टान वो चट्टान होती है जो अपने अंदर जल को सोखती नहीं, बट अपने अंदर से जल को गुजरने देती है, बहने देती है। ठीक है। जैसे ग्रेनाइट चट्टान है जो कि क्रिस्टलीय है, लेकिन वो क्या है? अपने अंदर जल को आसानी से बहने देती है। ठीक है। तो इस प्रकार ये दो गुण हैं, एक तो पोरोसिटी और दूसरा परमेबिलिटी, यानी कि सैरंध्रता और पारगम्यता। ये जरूरी नहीं कि अपना पोरोसिटी यानी कि सैरंध्र चट्टाने पारगम्य चट्टाने हो, या पारगम्य चट्टाने क्या हो? सैरंध्र हो। जैसे फॉर एग्जांपल चिक्का मिट्टी जो है वो एक सैरंध्र चट्टान है, लेकिन वो क्या है? अपारगम्य है। ठीक है। और इसी प्रकार ग्रेनाइट चट्टान जो है वो परमेबल रॉक्स या अपना पारगम्य चट्टान है, लेकिन वो क्या नहीं है? वो अपना सैरंध्र नहीं है। ठीक है। जल को गुजरने देती लेकिन सोखती नहीं। तो ये दोनों एक साथ होना इनका कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है। जैसे एग्जांपल दोनों के बता दिए कि चिक्का मिट्टी है वो एक सैरंध्र युक्त चट्टान है और अपना पारगम्य नहीं है, और इसी प्रकार ग्रेनाइट चट्टान है वो क्या है? एक पारगम्य चट्टान है बट सैरंध्र युक्त या अपना पोरस चट्टान नहीं है। ठीक है। तो ये दो गुण पाए जाते हैं चट्टानों के अंदर। ठीक है। तो इस प्रकार से जल अपना चट्टानों के अंदर, इनके अंदर से होकर के गुजरता रहता है और अपना इकट्ठा होता रहता है। ठीक है। आगे देखिए, अर्थ वाटर सोर्सेज, यानी कि जो अर्थ के नीचे जो जल है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। जैसे अभी हमने बताया कि
द वाटर टेबल इज अपर सरफेस ऑफ द ग्राउंड वाटर, यानी कि ऊपरी जो भूमिगत जल का एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, अपना वाटर टेबल, या पूरा एरिया जो है जल का उसको वाटर टेबल से जानते हैं। और ये जो सोर्सेज का मतलब कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, जैसे प्रमुख रूप से प्रेसिपिटेशन में सारी चीज़ें आ गई, वर्षा, ओले और अपना हिम वगैरह जो ऊपर से गिरती है। तो इस प्रकार से मुख्य जो सोर्स हैं वो अपना वर्षा होने से तथा हिम के पिघलने से, और ये जो जल है ज़्यादातर क्या है, नदियों में बह के अपना समुद्र में चला जाता है, और कुछ जल जलवाष्प और वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। बाकी जल क्या है, रिस के और टपक करके भूमिगत हो जाता है, और यही जल अपना फिर क्या होता है, झरनों के माध्यम से अपना क्या होता है, धरातल पे उत्पन्न होता है या धरातल पे आता है, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जलीय चक्र का हिस्सा बन जाता है। तो इस प्रकार ये अपना एक जल का चक्कर चलता रहता है, और जल के ये विभिन्न प्रकार के सोर्स हैं कि अलग अलग तरीकों से जल भूमिगत होता जाता है। ठीक है, आगे देखिए वाटर टेबल। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि जो भूमिगत जल है वो अपना विभिन्न तरीकों से या विभिन्न माध्यमों से अपना भूमिगत होता है। जैसे वर्षा का जल है और हिम का पिघला हुआ जल है, वो विभिन्न तरीकों से कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष तौर पे वो अपना भूमिगत होता जाता है। ठीक है, तो जो भूमिगत जल जो है वो अपना अपारगम्य चट्टानों तक पहुंच जाता है नीचे, और वहां जा कर के यदि झरना मिल जाता है तो बाहर आ जाता है झरना के रूप में। झरना यानी कहीं पे झरने बनने की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वहाँ झरने के रूप में वो बाहर आ जाता है, और नहीं मिलता तो यह जल चट्टानों के छिद्रों और दरारों में एकत्रित होकर जल से जो वहाँ की चट्टान है उसको क्या कर देता है, तृप्त कर देता है, सैचुरेट कर देता है उस चट्टान को। ठीक है, तो इस प्रकार जो इस जल से जल इस प्रकार ये जो इस जल से तृप्त जो चट्टान है उसको हम कहते हैं एक्वेफर, यानी कि जल वृत्त, यानी कि वो एरिया जो है वो पूरी तरह सैचुरेट है और वहाँ पे जल हमेशा स्थायी तौर पे पाया जाता है। और इस संतृप्त सेलों का ऊपरी जो भाग है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये तो हो गया सैचुरेट एरिया, यानी सैचुरेट परमानेंट। और इससे ऊपर वाला ये जो एरिया है, ये वाला, ये देखो दिखा रखा है ना, ये वाटर टेबल, यानी कि इससे ऊपरी वाला तो क्या है, ये है वाटर टेबल। और ये जो नीचे का एरिया है सारा का सारा, ये आपका क्या है, ये सैचुरेटेड जोन, यानी कि परमानेंट यहाँ पे अपना जल पाया जाता है, और यहाँ अपना जल स्थायी तौर पे पाया जाता है। ठीक है, इसको अपना सैचुरेट या अपना परमानेंट सैचुरेटेड जोन कहते हैं। ठीक है, इससे ऊपर होता है वाटर टेबल, और इससे ऊपर अनसैचुरेटेड जोन, ये जहाँ पे कि अपना वातन क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको, जोन ऑफ एरेशन, यानी कि यहाँ पे कुछ जल होता है जो वनस्पतियों वगैरह अलग अलग चीज़ों द्वारा सोख लिया जाता है, और बाकी का नीचे आ जाता है, नीचे ऐसे रिस करके। ठीक है, तो ये अनसैचुरेट हो जाता है, और उसके नीचे जो क्षेत्र है वो है आपका अपना सैचुरेट, जहाँ पूरी रूप में जल स्थायी तौर पे पाया जाता है। ठीक है, ये सारा ऊपर वाला एरिया वाटर टेबल कहलाता है, और नीचे वाला एरिया अपना सैचुरेट जोन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार दो जोन हो सकते हैं, एक तो अनसैचुरेटेड जोन और दूसरा सैचुरेटेड जोन। या अनसैचुरेटेड का मतलब है जहाँ पे जल अस्थायी तौर पे रहता है, और जो सैचुरेटेड है वो आपका जहाँ पे स्थायी तौर पे जल पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो जल है सैचुरेटेड एरिया वाला, इसी के अंदर अपना क्या पाया जाता है, एक्वेफर या फिर जल फिर। ठीक है, तो ये है अपना वाटर टेबल। ठीक है, वाटर टेबल ये अपना भौम जल स्तर। ठीक है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जोन और विभिन्न प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे जो है वो है वेल, यानी कि जो कूप या कुएं होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। भूमि जो है हमारी उसके अंदर भौम जल स्तर
भूम जल स्तर तक खोदे गए जो छिद्र है उनको हम कुआं कहते हैं। यानी कि जहाँ जल निकल जाता है वहाँ तक हम कोई ज़मीन को खोदते हैं कुएं के रूप में या गड्ढे के रूप में, तो वो क्या कहलाता है, कुआं या कूप कहलाता है। ठीक, वेल। तो कुछ ऐसे स्थायी कुएं होते हैं जो कि हमेशा पानी देते रहते हैं, और कुछ अस्थायी होते हैं, यानी कि जो ऊपर वाले एरिया में, अनसैचुरेटेड एरिया में या अपना ऊपरी एरिया में जो खोदे जाते हैं, जो स्थायी स्तर तक नहीं पहुंच पाते जल के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अस्थायी संतृप्त तक पाए जाते हैं वो, और वो अस्थायी कुएं होते हैं। ठीक है, वो केवल अपना वर्षा, अपना रेनी सीजन में या कुछ टाइम तक ही अपना जल उपलब्ध करवा पाते हैं, बाकी टाइम वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं या सूख जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है वाटर टेबल वेल, यानी कि ये जो है ये एक अस्थायी कुआं है, और इसके अंदर पानी की जो क्षमता है वो थोड़े दिन के लिए है, और ये अपना कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, सूख जाएगा या पानी, क्योंकि यहाँ अनकन्फाइंड एक्वेफर है, यानी कि ये अस्थायी है, ये जल वृत्त क्या है, अस्थायी है। ठीक है, और दूसरा जो प्रकार का कुआं है वो आर्टिजियन वेल। इस प्रकार के कुएं जो है वो होते हैं अपना पताल तोड़ कुएं, या फिर इनको कहते हैं परमानेंट वेल या स्थायी कुएं। ये जो है सबसे पहले इस प्रकार के कुएं फ्रांस में खोदे गए थे, उनके नाम के आधार पर ही इनका नाम क्या पड़ गया, आर्टिजियन वेल। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये जो कुएं हैं या कूप है, ये देखो नीचे तक है, काफ़ी गहराई तक, ये एक परमानेंट है जोन वाटर का। ये देखो जैसे लिख रखा है आर्टिजियन एक्वेफर, और ये क्या है, यहाँ से रिचार्ज भी हो रहा है, ये परमानेंट है, स्थायी तौर पे ये किस्म से। ठीक है, इस प्रकार के कुओं में पानी हमेशा चलता रहता है, और जो कि अपने आप ही क्या होता रहता है, निकलता रहता है, अपने आप ही निकलता रहता है, क्योंकि ये जो निकलता है ये हाइड्रोलिक जो फोर्स है उसकी वजह से, द्रव स्थैतिक बल की वजह से अपने आप ही क्या है, निकलता रहता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये अपना एक ऑटोमेटिक कह सकते हैं, या अपना सब है, ये जल इससे निकलता रहता है। तो दो प्रकार से हो सकते हैं कुएं, एक तो अपना अस्थायी और दूसरा स्थायी, या फिर अपना पाताल तोड़ कुएं जो काफ़ी लंबे टाइम तक पानी देते रहते हैं, और अपना इस प्रकार ऑटोमेटिक रूप में या अपने आप ही अपना क्या होता रहता है, अपना इनसे पानी निकलता रहता है। ठीक, आगे देखिए, आगे जो है वो है स्प्रिंग, यानी कि झरना। झरने में क्या होता है, झरना जैसे कि हम जानते हैं, सोता भी कहते हैं इसको। जो झरना है उसकी परिभाषा समझ लेते हैं। झरना सामान्य तौर पे जलीय दबाव के कारण जब भूमिगत जल चट्टानी दरारों व जोड़ों से अपने आप धरातल पर निकल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, झरना कहते हैं। जैसे आप देखिए अपना डायग्राम में समझाया गया है, ये है झरना, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये झरना है। तो ये जो भूमिगत जल है, ये देखो एक एक्वेफर है, यानी कि जल वृत्त है, यहाँ पानी का क्षेत्र है। ठीक है, और ये इम्पीरियस रॉक्स एंड बेस, यानी कि ये एक अपारगम्य क्षेत्र है जहाँ जल ज़्यादा नीचे नहीं बैठ सकता इससे ज़्यादा। तो यहाँ पे ये इम्पीरियस लेयर है, तो ये जो जल का क्षेत्र है यहाँ से रिचार्ज हो रहा है, यहाँ से जो प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, जल ये दाब पड़ेगा, तो यहाँ पे ये जो दरार है, फिसर है ये दरार, इस दरार से ये जल बाहर की तरफ निकलता है झरने के रूप में, इसको झरना कहते हैं। ये सिचुएशन के हिसाब से अपना बनता है कि किस प्रकार की सिचुएशन है, चट्टानी संरचना कैसी है वहाँ पे, तो इस प्रकार ये निर्मित होता है। और ये कई प्रकार का होता है, जैसे कि अपना कगारीपाद झरना है, स्क्रैप फुट स्प्रिंग, ठीक है। और दूसरा है, पहला तो जैसे स्क्रैप फुट और स्प्रिंग हो गया, दूसरा जो बताया है वो है अपना दूसरा जो झरना है वो फॉल्ट स्प्रिंग है, फॉल्ट स्प्रिंग, ठीक है। और तीसरा प्रकार का बताया डाइक स्प्रिंग। और चौथे प्रकार का जो एग्जाम्पल है झरने का टाइप का अपना वो है अपना कार्ट्स रीजन स्प्रिंग, कार्ट्स रीजन स्प्रिंग, यानी कि चुना प्रदेशीय झरना। तो इस प्रकार ये कई प्रकार के हो सकते हैं,
ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से ये बनते हैं। तो सामान्य शब्दों में क्या कहेंगे झरने को, कि जो जलीय दबाव के कारण जब भूमिगत जल जो है चट्टानी दरारों व जोड़ों से अपने आप ही धरातल पर निकल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, झरना कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम अपना चित्र में देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं कि यहाँ से रिचार्ज होता है, रिचार्ज का मतलब इनफिल्ट्रेशन होता है, यहाँ से जल भूमिगत होता है और ये बढ़ता रहता है एरिया, और इसका जो ऊपरी जल का दबाव जो पड़ता है नीचे की तरफ ऐसे, तो ये यहाँ से इस दरार से बाहर के रूप में, फुहार के रूप में निकलने लग जाता है या बहने लग जाता है। इसको हम स्प्रिंग या झरना कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये है अपना गिज्जर। ठीक है, गिज्जर को अपना समझते हैं क्या होता है। जो गिज्जर है अपना, वो क्या है, गिज्जर प्रमुख रूप से अपना क्या होता है, इसकी परिभाषा या इसके अर्थ जान लेते हैं। गिज्जर की जो उत्पत्ति है वो जल के उबालक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट और उसके दबाव के आपसी संबंधों पर निर्भर करती है। और ये गिज्जर होता है क्या, जैसे गिज्जर जो है उस फुहारे को कहते हैं जिसमें गर्म जल भापीय दबाव के कारण धरातल में फूटता है। क्या बताया कि नीचे गर्म जल है, जैसे यहाँ इस एरिया में देखिए, इस एरिया में देखिए, ये जो एरिया है यहाँ, ये जो मैग्मा वाला एरिया, मैग्मा चैम्बर वाला, इसमें गर्म जल है, इसमें क्या भाप बनती है, और इस भाप से जल गर्म होकर के क्या है ऊपर की तरफ पड़ता है और यहाँ फुहारों के रूप में क्या है बाहर निकलता है। यही है अपना गिज्जर, कि जल जो मैग्मा की वजह से गर्म हो जाता है उसमें क्या है भाप बन जाती है, और उसकी प्रेशर की वजह से जल फुहार के रूप में काफ़ी अपना ऊपर की तरफ फुहार के रूप में निकलता है। लिक्विड वाटर एंड स्टीम में, जैसे कि गीजर में क्या निकलता है, गर्म जल निकलता है और साथ में स्टीम भाप निकलती है, स्टीम। ठीक है, और फुहारों के रूप में बहुत ऊंचाई तक बहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो सडनली बहते हैं और कुछ धीरे धीरे। ठीक है, ये गीजर गर्म जल के एक किस्म से फुहार होते हैं जो कि स्थायी तो नहीं कह सकते, लेकिन कई बार क्या है लंबे टाइम तक ये बह सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल है अमेरिका के अंदर है, आइसलैंड जो है अमेरिका का, उसके ऊपर एक अपना अमेरिका या आइसलैंड नहीं भी अपना ये है अपना येलोस्टोन पार्क है, उसके अंदर एक अपना गीजर है जिसका नाम है ओल्ड फैथफुल गीजर, जिसका नाम है अपना ओल्ड फैथफुल गीजर। ये जो गीजर है वो अपना काफ़ी प्रसिद्ध है और इस प्रकार के गीजर विश्व में बहुत से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो अपना गीजर है ओल्ड फैथफुल, ये कुछ टाइम के लिए छूटता है और अपना काफ़ी लंबे अपना फुहार छोड़ता है और काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। ये लगभग बता रहे हैं कि 63 मिनट के बाद 4 मिनट के लिए छोड़ता है, यानी कि जो अमेरिका का वायमिंग राज्य है और उसके अंदर येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है उसके अंदर काफ़ी सारे अपना गीजर है जो कि काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है, कुछ झरने भी है इसके अंदर। ठीक है, तो गीजर क्या होता है, गीजर जैसे कि बताया अभी कि अपना जो अंदर गर्म जल होता है मैग्मा के साथ या मैग्मा के कारण जो गर्म हो जाता है जल, तो उसके अंदर जो स्टीम बनती है, भाप बनती है, उसके दबाव से अपना क्या होता है ऊपर की तरफ निकलता है फुहार के रूप में, उसी को हम गीजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना गीजर है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि भूमिगत जल से जुड़ी हुई थी, और अब इसके बाद हम अपना आगे जो करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में वो करेंगे कि वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि भूमिगत जल का कार्य। जैसा कि हम अपना पिछले चैप्टर में किया है कि भूमिगत जल है वो भी 3 प्रकार के कार्य है, अपना अपर्दन का कार्य, परिवहन का कार्य और निक्षेपण का कार्य करता है। तो इस चैप्टर में हमने प्रमुख रूप से जो किया है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसमें हमने अंडरग्राउंड वाटर की परिभाषा जानी कि अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है। अंडरग्राउंड वाटर प्रमुख रूप से भूमि के अंदर
या भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है और विभिन्न तरीकों से या विभिन्न सोर्सों से या विभिन्न माध्यमों से ये नीचे पहुंचता है। ठीक है, और प्रमुख रूप से वर्षा जो होती है उसके द्वारा और अपना हिम के पिघलने से, और यही जल अनेक रूपों में, अलग अलग रूपों में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म में या रूपों में ये भूमिगत हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं या भूमिगत जल कहते हैं। यही भूमिगत जल झरनों के रूप में बाहर निकल के अपना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जलीय चक्र का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, और पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी यानी कि दो गुण, जिसमें एक में तो जल को अवशोषित कर लेती है चट्टान, दूसरे में क्या होती है, जल को अंदर से गुजरने देती है। ठीक है, दोनों एक साथ हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, वो एरिया पे डिपेंड करता है किस प्रकार की चट्टानें बिछी है। ठीक है, लेकिन ऐसा शायद ही मिले कहीं। अगला जो है सोर्स, जैसे अभी हमने बात करी है कि सोर्स में क्या है, कहाँ कहाँ से जल इकट्ठा होता है। मेन तो जो है वो है प्रेसिपिटेशन और हिम के पिघलने से। ये सारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली भूमिगत होता है जल किन्हीं कारणों की वजह से। ठीक, आगे जो है वाटर टेबल कि किस प्रकार किस रूप में जल अपना भूमि के अंदर पाया जाता है। ये अनसैचुरेटेड फॉर्म में भी है और सैचुरेटेड फॉर्म में भी है। वाटर टेबल है इसमें, और एक्वेफर है जो कि परमानेंट एरिया में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारा मिला करके क्या बनता है, वाटर टेबल बनता है। और वेल यानी कि कूप या कुएं, ये मुख्य रूप से स्थायी और अस्थायी है। कुछ तो ऐसे हैं जो स्थायी कुछ टाइम के लिए चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्थायी काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। और हाइड्रोलिक अपना फोर्स जो है या द्रवस्थैतिक बल जो उसके द्वारा जल निकलता है, आर्टिजियन वेल जिसको कहते हैं हम। ठीक है, ये काफ़ी गहरे कुएं होते हैं। और आगे हमने बात करी स्प्रिंग की, झरने की। झरने में क्या होता है, झरना अपना जो जलीय दबाव उसकी वजह से जल जो बाहर निकलता है चट्टानों की दरारों से, उसको क्या कहते हैं, वो झरना या स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे हम चित्र में देख पा रहे हैं किस प्रकार स्प्रिंग बन रहा है और एक साइड से इनफिल्ट्रेशन हो रहा है या पानी या वाटर रिचार्जिंग हो रही है। ठीक है, दूसरा जो है वो है अपना पॉइंट गीजर, यानी कि गीजर अभी हमने बात करी किस प्रकार गीजर बनता है। गीजर में क्या होता है कि गर्म जो अपना जल है या मैग्मा वाला एरिया, उसमें भाप के द्वारा जल ऊपर की तरफ निकलता है फुहार के रूप में, उसी को हम गीजर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। सभी का धन्यवाद।